ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। सो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। क्लास 12th की दोस्तों चैप्टर 11 हमारा जो महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट है, 2023 और 24 के हिसाब से ये नया लेक्चर सीरीज है। चैप्टर अपडेट हुए हैं, दैट इज वाई पहले ये 13 चैप्टर था, अभी 11 चैप्टर हो गया है। महात्मा गांधी जिस तरीके से भारत के अंदर आते हैं, उसके बाद राष्ट्रवाद की सोच और विचारधारा किस तरीके से बदल जाती है, उसके ऊपर इस पूरे चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। दोस्तों सिंपल सा फंडा यहाँ पे सिर्फ यही है कि अगर हम महात्मा गांधी की तरफ नेशनलिज्म को समझते हैं तो हमें समझना होगा कि भारत के अंदर राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को क्यों दी गई थी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। सनी देओल की एक मूवी देखी होगी, माँ तुझे सलाम। 32 गोली लगने के बाद भी एक किसी व्यक्ति ने इतने ठंडे इलाके के अंदर भी अपना झंडा गिरने नहीं दिया देश का, तो इसे बोलते हैं देश के प्रति प्यार होना। सोचो ऐसा कौन सी मेडिसिन होगी, ऐसी कौन सी थेरेपी होगी, ऐसी कौन सी औषधि है जिसकी वजह से आप किसी को खिला के एक देश के प्रति प्यार जागरूक करवा पाए। एज अ प्रेजेंट टाइम पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उससे पूरी उम्मीद नहीं रख सकते कि ये मतलब एक वैसी मेडिसिन है नहीं ना कि किसी को आप पूरी तरीके से अट्रैक्ट कर सको। हाँ, काला जादू हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दोस्तों मेन बात मैं सिंपल से कहना चाहता हूँ कि देश के प्रति प्यार होना ही नेशनलिज्म है। सो सनी देओल को देश के प्रति फिल्म के अंदर प्यार था कि 32 गोली लगने के बाद भी झंडा उसने गिरने नहीं दिया। तो सेम ऐसा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बिलीफ सिस्टम जो सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल सिंबल, नेशनल एंथम। इन सभी चीज़ों की वजह से एक जवान के अंदर, एक बुढ़ापा व्यक्ति के अंदर, एक छोटे से बच्चे के अंदर देश के प्रति प्यार पैदा करा जाता है, तो उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। और सिंपल आसान भाषा में तो देश के प्रति प्यार होना ही ज़रूरी है, और वो किसी दवा खिला के किसी के साथ नहीं हो सकता है, समझ रहे। तो ये चीज़ हमारे भारत में शुरुआत हुई और एक गांधी जी ने ही शुरू करी थी, एक तरीके से कह सकते हैं। और हमारी कंट्री में तो गांधी जी ने शुरू करी, हर किसी कंट्री में अलग अलग लोगों ने शुरू करी थी। जैसे कि गुसेपी गैरिबाल्डी, ये इटली के मेकर थे। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के, हो चिन मिन वियतनाम के, और भारत के हमारे महात्मा गांधी जी, जिन्होंने अपने नागरिकों को समझाया कि देश के प्रति प्यार क्या होता है, देश को किस तरीके से साथ में लेके चलने की जरूरत है। इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है और हमें समझना ये होगा कि क्या गांधी जी के पहले भारत के अंदर देश के प्रति प्यार की भावना नहीं थी? ऑफ कोर्स थी। अगर आपने मंगल पांडे की कहानी सुनी हो तो मंगल पांडे भी कहीं ना कहीं अपने धर्म के लिए लड़ रहा था। उसके बाद एक पूरी तरीके से क्रांति चलती है, और क्रांति चलने के बाद फिर दोबारा मंगल पांडे को मार दिया जाता है। मारने के बाद सारे लोग एक साथ हो जाते हैं, फिर अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से भारत में आ जाता है। भारत में आने के बाद उस समय से भी नेशनलिज्म की शुरुआत हो जाती है, लेकिन एक होता है ना, एक विजनरी लीडर होना चाहिए, वो नहीं था। सो दैट इज वाई मैं कह सकता हूँ, जैसे ही 1858 में ईस्ट इंडिया खत्म होने के बाद पूरी तरीके से खुद, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइमलाइन से पता चल जाए। अगर आपको टाइमलाइन से पता होगा तो आपको काफ़ी तरीके से पता होगा। हमने देखा था कि 1857 में मंगल पांडे की क्रांति हुई थी। ये क्रांति पूरी तरीके से फ्लॉप हुई और 1858 के अंदर पहले कंपनी राज करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद खुद ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए और ब्रिटिशर्स ने रूल करना चालू कर दिया। जब ब्रिटिशर्स ने रूल करना चालू कर दिया तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा ही एक रिटायर्ड ऑफिसर था, उन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब ये होता है कि ये वो ग्रुप था, ऐसे डेलीगेट्स पीपल का, थोड़े से समझदार, समाज सुधारक कह सकते हो आप, जो जनता की मदद करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे। ये वो लोग थे। इन्होंने कहा कि हमें जनता की मदद करनी चाहिए और हमें लोगों को इंसाफ दिलाना चाहिए। तो यहीं से इनकी शुरुआत होनी चालू हो जाती है। जब इनकी शुरुआत होनी चालू हो जाती है तो यहाँ से हमें एक कहानी देखने को मिलती है कि किस तरीके से इन लोगों ने
पूरे के पूरे भारत के अंदर एक नई जर्नी की शुरुआत करी और यहाँ से हमारा एक नया मूवमेंट चालू होता है और उसे हमने मॉडरेट एरा का नाम दिया। 1885 से लेकर 1905 तक ये नरमपंथी लोग थे जो कहते थे कि समाज बदलना चाहिए। तो कहने का मतलब नेशनलिज्म मूवमेंट की शुरुआत हल्की हल्की चिंगारी लगनी हर चालू हो गई थी। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट एरा, लाल बाल पाल का टाइम पीरियड, इन्होंने कहा अंग्रेजों की ऐसी तैसी, अब भैया हम इनसे रिक्वेस्ट क्यों करें। देन उसके बाद गांधी एरा आते हैं और गांधी जी जो थे फिर एक अपनी तरीके से नेशनलिज्म और अपने मूवमेंट को शुरुआत करते हैं और वहीं से हमें देखने को मिलता है महात्मा गांधी के बारे में कि किस तरीके से वो एक इन्फ्लुएंसर थे। वो पूरी तरीके से रिटर्न आए भारत में 1915 में, 20 साल के बाद साबरमती 1916 में रहे। उनके पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि काफ़ी लंबे समय तक के बाद आप भारत में आए हो तो पहले इंडिया को समझो, जानो बेटा, आप जो 20 साल पहले गए थे, आप 20 साल पहले भारत वैसा नहीं है। सिंपल है, जैसे कि आप लोग अपने गाँव में खुद भी 15-20 साल के बाद जाओ वापस तो आप कहोगे पापा पहले कैसे था अब कैसा हो गया, है ना। अभी समझना जरूरी है। तो गांधी जी को एनालाइज करना था कि अगर हमें नेशनलिज्म की शुरुआत करनी है तो हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि खुद ही गांधी जी उस टाइम पीरियड पे अफ्रीका में गए हुए थे और अफ्रीका में वो उस टाइम पीरियड पे समझा रहे थे लोगों को कि भाई गोरे और कालों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसको खुद ही वो सॉल्व करने गए थे वहां पे ना। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ गांधी जी एक लीडर 1915 में जब आए थे तो ऑफकोर्स यहाँ पे एक हिस्टोरियन है जिन्हें चंद्र और यहाँ पे देखो देवासन नाम है इनका, थोड़ा सा प्रोनाउंस में अगर मैं दिक्कत कर रहा हूं तो कोई दिक्कत मत लेना। इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी ने जो भारत के अंदर 1915 के बाद शुरू करा ना, वो चीज महात्मा गांधी ने बहुत टाइम पहले ही भारत में मतलब साउथ अफ्रीका में सीख लिया था। वो क्या सीखा था, वो तकनीक नॉन वायलेंट वाली और सत्याग्रह वाली प्रोटेस्ट का मूवमेंट, ये गांधी जी पहले से ही साउथ अफ्रीका में करके आए थे और गांधी जी को पता था कि यार ये चीज ना अंग्रेजों को तोड़ देगी और इसी चीज की वजह से हम लोग जीतेंगे। सो दैट इज वाई मैं कह सकता हूं कि जब उस टाइम पीरियड पे मॉडरेट एरा चल रहा था तो नेशनल कांग्रेस जो थी वो अंग्रेजों से बाय रिक्वेस्ट करके डिमांड करती थी। एओ ह्यूम जो थे इसके कांग्रेस के फाउंडर थे, ठीक है, ये रिटायर्ड ऑफिसर है, ये भी याद रखना, ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स है। लेकिन WC बैनर्जी, उमेश चंद्र बैनर्जी, ये इंडियन थे जो पहले प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। अब ये लोगों की मदद तो करते थे समाज में, अंग्रेजों के द्वारा अगर कोई प्रताड़ित पीपल है उसकी मदद करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। लेकिन ऑफ कोर्स सभी को पता है कि उसके लिए बहुत लंबा समय लगेगा और एक प्रोसीजर से हमें चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एरा बाल गंगाधर तिलक जिसे हम बाल बोलते हैं, महाराष्ट्र से थे। लाला लाजपत राय जिसे हम लाल बोलते हैं। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जिसे हम पाल बोलते हैं, बंगाल से थे। उन्होंने कहा कि भैया हमें अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अंग्रेजों से कोई रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो। और विपिन चंद्र पाल उस टाइम पे बंगाल के अंदर बहुत बड़े राइटर, लिखते थे अंग्रेजों के खिलाफ खतरनाक चीजें भर भर के। तो इसी वजह से ना एक डायरेक्शन बदली और जब गांधी जी आ जाते हैं तो गांधी जी आने के बाद 1915 के अंदर गांधीयन एरा की शुरुआत होती है। और गांधी जी कहते हैं कि यार देखो हमने ना मतलब अंग्रेजों के लड़के नहीं, हमें पूरी तरीके से अहिंसक रहना पड़ेगा और अहिंसक रह के ही हम उनसे जीत सकते हैं। सो दैट इज वाई उस टाइम पीरियड पे कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले शहरों में ही थी, कस्बों तक नहीं थी, लोकल लैंग्वेज में लोगों से डील नहीं करती थी। सो उसके बाद जब गांधी जी आए तो फिर होम रूल की डिमांड हुई, लखनऊ पैक्ट आया और उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलने चालू हो गए। तो होम जैसे ही गांधी जी 1915 के अंदर भारत में आते हैं तो गांधी जी ऑफ कोर्स भाई 20 साल के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर इतना ज्ञान प्राप्त करके आए, उन्होंने अंग्रेजों की सोच विचार को समझा है, थोड़े से समझदार है। अफ्रीका से आया मेरा दोस्त, साउथ अफ्रीका से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। अगर आपका भी कोई दोस्त बाहर से आता है तो आप उसे बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो गांधी जी एक तो लॉयर है, ऊपर से बाहर से केस लड़के आए हैं, तो गांधी जी की वैसी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है, सिचुएशन में होता है कि जैसे ही गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि भैया गांधी जी इतने टाइम के बाद आए हो, भारत को स्टडी करो, समझो और देखो। और भारत के अंदर उस समय पे गरीब लोगों के हित के लिए काम करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले से ही थी। लेकिन गांधी जी को एक चीज समझ में आई, गांधी जी को जब 1916 के अंदर, फरवरी 1916 के अंदर एक उस टाइम पीरियड पे विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर अनाउंसमेंट करा के बुलाया गया। गांधी जी एक विजनरी लीडर, लोगों को पता नहीं था थे या नहीं थे, बट क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था किसी न किसी तरीके का, सो दैट इज वाई यहाँ पे गांधी जी को बुलाया गया फॉर ओपनिंग द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फरवरी के अंदर। गांधी जी ने बयान दिया कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं जो उस समय भारत के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे वो वकील हैं, वो बड़े बड़े जमींदार हैं, डॉक्टर हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या कहते हैं हिस्सा बने हुए हैं और लोगों की एक अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं।
लेकिन दोस्तों उन्होंने बताया कि मुझे इस चीज की चिंता नहीं है, मुझे इस चीज की चिंता है कि महात्मा गांधी चार्ज द इंडियन एलाइटी विद लैक ऑफ कंसर्न ऑफ लेबरिंग फॉर द पुअर। गांधी जी ने मजदूरों के गरीब होने की चिंता के ऊपर फोकस करवाया और बताया कि किस तरीके से अभिजात वर्ग, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो किस तरीके से भारतीय समाज को इस तरीके से बना रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। कहने का मतलब ये था कि जो भी क्या कहते हैं बड़े बड़े अभिजात वर्ग के लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस में थे, वो सिर्फ एक नामात्र एक तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई थी बस। वो जनता से रूबरू नहीं होते थे, उन तरीके से ड्रेसिंग सेंस नहीं पहनते थे, या उनसे वो लोकली मिलते नहीं थे। तो फिर आम जनता जो अपनी परेशानियां होती हैं, दिक्कतें होती हैं, वो बात उनको कैसे बताएगी या कैसे ये चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करेगी। सो दैट इज़ वाई मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे पूरी तरीके से इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, और नुकसान होने के बाद भारत के अंदर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखा गया। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं गांधी जी आते हैं, गांधी जी फर्स्ट पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि उनकी मेन डिजायर ये है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो ऑफ कोर्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, वो उसके द्वारा ना चलाते हुए हमें प्रॉपरली इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, और जिसमें क्या कहते हैं प्रॉपरली इंडियंस लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, जब जाके कहानी जो है आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ऐसे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला तो फिर तो हमें कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। सो दैट इज वाई यहाँ पे कहानी बढ़ती है आगे, और कहा जाता है कि भैया देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के द्वारा ही नहीं बनेगा। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस में टोटल 100 लोग भी नहीं थे, तो आप कैसे भारत को आज़ाद कराने की बात कर सकते हो। तो जब ये अनाउंसमेंट उस समय सभी लोगों के सामने दिया गया ना, तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, गांधी जी कुछ तो हैं, गांधी जी बहुत बड़ी सोच रखते हैं, और जो ऑफकोर्स बाहरी कंट्री से आए हैं देख कर, तो ऑफकोर्स क्या कहते हैं हमें उस तरीके से इन्वॉल्व करना पड़ेगा लोगों को, लोकली लेवल पे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, जब जाके हमारी कहानी जो है आगे बढ़ेगी। और ये चीज़ बाद में लखनऊ के अंदर भी गई, क्योंकि लखनऊ पैक्ट लागू हुआ 1916 के अंदर, और ये कहा गया कि जो दफ्तर हैं कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो लोकल कस्बों के अंदर भी होने चाहिए। तो लखनऊ के अंदर भी ये गया, और लखनऊ के अंदर उस टाइम पीरियड पे राजकुमार शुक्ला जी जो है उनको सुन रहे थे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1916 पास द रेजोल्यूशन फॉर द लखनऊ रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ कमिटी फॉर द बोथ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल टू इंक्वायर द ट्रबल फेसिंग द डिस्ट्रिक्ट। अब ये क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहती थी कि भैया देखो, अगर आप लखनऊ पैक्ट लागू नहीं करोगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि लखनऊ के लोगों की समस्या क्या है। सो दैट इज वाई 1916 लखनऊ पैक्ट पास हुआ 16 दिसंबर 1916 के अंदर। और फाइनली जब ये पैक्ट पास होता है तो उसके बाद ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल बेस से पता चलता है कि लखनऊ के लोगों की हालत क्या है। तो उस समय राजकुमार शुक्ला जो है उनकी बातें गांधी जी की सुन रहे थे, और गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं हमें जो ऑफकोर्स जनता की जड़ से मदद करना चाहते हैं। तो लखनऊ से ही उस टाइम पीरियड पे पटना जाने की बात उस टाइम पीरियड पे गांधी जी की हुई थी, और गांधी जी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट यहीं से चालू होता है। और उसके बाद तो फिर मूवमेंट पे मूवमेंट, चंपारण एपिसोड, खेड़ा एपिसोड, अहमदाबाद एपिसोड, उसके बाद सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, ये सारी चीजें एक के बाद होती रही, और जिसने गांधी जी की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया। तो मैं कह सकता हूँ ये मोमेंट गांधी जी की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लास 12 के बच्चों के इंग्लिश के सिलेबस में भी ये आया हुआ है कि आप बताइए कि वाई द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधीज लाइफ। चंपारण एपिसोड एक ऐसी घटना क्यों है जो उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी, किनके लिए, महात्मा गांधी जी के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। तो ऐसा ये कहा जाता है कि आप बताइए कि 1916 से लेके 1919 के बीच, इवन उसके बाद भी आंदोलन चले, तो इतने सपोर्टिव क्यों रहे, गांधी जी के हक में क्यों रहे। कारण सिंपल सा है दोस्तों, अगर उसके बैकग्राउंड की स्टोरी हम जानने की कोशिश करें तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि 1914 से लेके 1919 के अंदर, 1914 से लेके 1919 के अंदर उस टाइम पीरियड पे जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस वो इंडिया के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फैला रही थी। गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे, लेकिन जो हमें गुलाम बनाए बैठे ब्रिटिशर्स थे वो उस टाइम पीरियड पे वॉर के अंदर बिजी थे, तो वो इंडिया के अंदर उस तरीके से फोकस नहीं कर पाए। और अगर हम देखें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसने इंडियन नेशनल फ्रीडम के मूवमेंट को और अच्छा एक घी का काम करा, क्योंकि हमें पता है युद्ध के कारण जो क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया, प्राइस को हाइक कर दिया,
है ना, क्योंकि ये सारी चीजें भाई ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, उन्होंने बाद में उन्हीं लोगों पे लगाना है टैक्स, इंडियन लोगों पे लगाना है टैक्स, तो हैवी टैक्स कैसे रहेगा कोई? जनता से सस्ते दामों में तुम चीजें खरीद लेते हो, फिर जब उनको खरीदने की बारी आती है तो उन्हें महंगा खरीदना पड़ जाता है। तो लोगों को ना ऐसे समझ में आने लग गया कि ऑफ कोर्स जो ब्रिटिशर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से हमें दिक्कत में रख रहे हैं, और ये चीज गांधी जी को फायदा हुआ। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो भी उस टाइम पीरियड पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे जबरदस्ती मजदूरों को आर्मी के अंदर घुसाया गया, है ना, जैसे हमने मंगल पांडे वाला केस देखा था। इनको बोला गया था कि भैया ब्राह्मण हैं, लड़ाई करने के लिए बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारी जात का मामला है, हिंदुओं में हमारे में ऐसा होता नहीं है कि हमें बाद में उसे बाहर भेजा जाए। लेकिन यहाँ तो ये समस्या हो रही थी कि ब्राह्मण चाहे कोई भी हो, लड़ने के लिए इंग्लैंड जाना है, बर्मा जाना है या चाइना जाना है तो जाना पड़ेगा। इवन वॉर खत्म होने के बाद भी अगर देखें तो 1918, 19, 20, 21 के अंदर फूड का शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर तो वॉरियर्स को, जो क्या कहते हैं लोग होते थे बाहर जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, उनको अनाज दिया जाना है ना। फिर इंडिया में शॉर्टेज हो गया तो ऑफकोर्स वो महंगा हो जाएगा, और कभी कभार तो क्रॉप फेलियर भी हो जाता था। क्रॉप फेलियर मतलब किसानों का जो उन्हें क्रॉप फेलियर हो गया तो टैक्स कहाँ से देंगे, तो सूखा पड़ जाना, एपिडेमिक हो जाना, इसकी वजह से भी क्या कहते हैं, मैं कह सकता हूँ कि अंग्रेजों ने जानबूझ किसानों को सताया। तो यहाँ से किसानों को और गुस्सा आना चालू हो गया कि यार एक तो फसल पैदा नहीं हो रही, ऊपर से टैक्स पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। सो दैट इज वाई सत्याग्रह यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा था। उन्होंने कहा आप अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो मत, लड़ोगे तो फिर आप उनसे नहीं जीत पाओगे, क्योंकि उनके पास एक पूरी एक आर्मी है। 1857 का बैटल हारे ही इसलिए क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइज लोग थे ही नहीं। सबसे पहले आप सत्य की राह पे चलो। सत्य की राह पे है कि आप सभी धर्मों का सम्मान करो। इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी तरीके से अगर बाइकआउट करोगे तो ऑफ कोर्स उनको फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उनका मेन फायदा हम ही लोगों से, हम ही उनका सामान खरीदते हैं, उनसे उन्हें प्रॉफिट होता है, वही प्रॉफिट की वजह से वो वॉर लड़ते हैं और ये अपने इंग्लैंड में पैसा भेज देते हैं। आपको करना बस ये सत्य के रास्ते पे चलना है और आपको पूरी तरीके से नॉन वायलेंस रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ोगे झगड़ोगे तो आर्मी में हमारे ही लोग हैं, वो लोग मारे जाएंगे। सो दैट इज दोस्तों हमारी कहानी आगे बढ़ रही है। अब जैसे कि मैंने कहा कि सत्याग्रह की शुरुआत होती है और गांधी जी की लाइफ में 3 मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंपारण एपिसोड की शुरुआत करते हैं। 1916 के अंदर, दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ पे एक्ट पास होता है। फाइनली दिसंबर के बाद गांधी जी जनवरी के अंदर लगभग चंपारण में पहुंचते हैं और चंपारण के अंदर ये कहानी को समझते हैं। असल में चंपारण बिहार की एक छोटी सी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है, मोतीहारी गांव उसके अंदर पड़ता है, और आज मोतीहारी गांव बहुत ही खराब हालत में। गांधी जी ने सबसे पहला अपना सत्याग्रह वहां चलाया था। डेवलपमेंट के नाम पे उस लेवल पे चीजें नहीं है। क्लास 12th की इंग्लिश के चैप्टर के अंदर इसमें बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी बताई हुई है। अगर आपको इस मेन चीज को समझना है तो आप स्टोरी 12th क्लास की जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। दोस्तों असल में इसकी मेन कहानी क्या थी? इन द चंपारण peasants were forced to grow indigo 1/3 of their cultivated land, and they were paid less. The value given to the yield was less. The wage paid to the laborers were extremely low and entirely inadequate. कहने का सिंपल सा मतलब, किसान किसी भी उपज को, किसी भी चीज को उगाने से डरता नहीं है हमारे भारत का किसान। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि किसानों को जब कहा गया कि आपको अपने 1/3 जमीन के ऊपर इंडिगो की खेती उगानी है, तो वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इंडिगो एक ऐसी खेती है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि फसल उग जाती है लेकिन ज़मीनें खराब हो जाती है कुछ साल के बाद, और वहाँ पे आप कुछ और नई चीज़ नहीं उगा सकते। तो यहाँ सबसे बड़ा लॉस था, जितना फसल लगाया जा रहा है उतनी भी वैल्यू नहीं मिल रही और ज़मीन भी खराब हो रही है, तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। अब किसान तो जाएंगे नहीं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, किसान को भैया अपनी किसानी करनी है, बेबी बच्चे पालने हैं, अपना समाज अपना घर देखना है। लेकिन यहाँ पे एक लीडर की जरूरत थी और गांधी जी वॉज वन ऑफ दैम पर्सन, जहाँ पर गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी कहते हैं कि सर जी आइए हमारे गांव, कभी आइए हमारे बिहार और देखिए कि बेचारे कितनी खराब स्थिति में बिहार में किसान रह रहे हैं। गांधी जी आते हैं, जायजा करते हैं और चंपारण एपिसोड 1917 में यहीं से शुरू होता है। गांधी चंपारण पहुंचते हैं, किसानों से रिक्वेस्ट करते हैं सत्याग्रह करेंगे और अंग्रेजों की बैंड बजा देंगे। पॉपुलर सपोर्ट वहां पे मिलता है लोगों का, लेकिन ब्रिटिशर्स इस चीज से डर जाते हैं। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पर आपको धमकी दी जा रही है, ऑफ कोर्स आप ऐसे कैसे घूम सकते हो। तो ऑफ कोर्स गांधी जी तो एक लॉयर है, डरेंगे क्यों? पॉपुलर सपोर्ट मिला गांधी जी को और ऑफ कोर्स यहाँ पे कहानी बनती है कि यहाँ पे पूरी तरीके से उनको कहा जाता है कि आप इंडिगो नहीं उगाएंगे। इंडिगो ना उगाने का कारण सिंपल सा यही है कि जितना आपको फसल मिल रहा है उस वैल्यू के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इसका विरोध कर सकते हैं। तो पॉपुलर सपोर्ट मिला उनको और कुछ समय के बाद जितनी फसलें उनकी खराब हुई थी, जितनी जमीनें उनकी खराब हुई थी, उसका पैसा सरकार के द्वारा वापस मिलता है। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत होती है दोस्तों। खेड़ा
खेड़ा बिहार का ही एक क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट है। 1918 में गांधी जी को वहां पे पता चला कि क्रॉप फेलियर हुआ है। क्रॉप फेलियर का मतलब होता है कि जितनी फसल उगनी चाहिए तो उतनी फसल नहीं उग रही है, और फसल ना उगने के बाद भी किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा लॉस है। और अगर किसानों को टैक्स देना पड़ा तो फिर बड़े बड़े जमींदारों से टैक्स लेंगे, पैसा लेंगे, और फिर वो एक ट्रैप में फंस जाएंगे। वहां से जमींदार जो है वो उनसे ज्यादा पैसे वसूल रहा है, फिर यहाँ पे वो जमींदारों किसी मनी लैंडर से पैसा लेके अगर अंग्रेजों को दे रहे हैं तो वो लोग अपनी ही जेब दो तरीके से टैक्स के रूप में भर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सो दैट इज वाई यहाँ पे बोला गया कि जितनी क्रॉप आपकी पैदा होती है उतनी ही पैदा नहीं हो रही है, इवन उसका 25% भी पैदा नहीं हो रहा है, तो आप पूरी तरीके से लैंड रेवेन्यू में जो भी पैसा देना चाहिए सरकार को, आप उसे ना दीजिए। उसके लिए सरकार को मानना पड़ेगा कि यार जितना पैदा ही नहीं हो रहा तो उतना पैसा दे क्यों। सो दैट इज वाई गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा। सारे कल्टीवेटर्स को कहा कि आप लैंड रेवेन्यू पे मत करिए जब तक जितना फसल आपकी पैदा होनी चाहिए, अगर उतनी पैदा नहीं हो रही तो आप पैसा क्यों दोगे। क्रॉप फेलियर बोल लीजिए, उस तरीके से क्रॉप उग रही नहीं है, वो एक रीजन है। सो दैट इज वाई खेड़ा सत्याग्रह क्रॉप फेलियर एक रीजन बोला जाता है। रीजन की डिमांड उस तरीके से पूरी नहीं हो रही थी तो टैक्स वो क्यों दे। तो गवर्नमेंट शुरुआती समय में मान नहीं रही थी, सत्याग्रह चलाया गया, और उसके बाद फाइनली यहाँ पर किसान मतलब जो गांधी जी थे उन्होंने इस चीज को डिमांड को पूरा करवाया और कहा कि भैया अगर आप टैक्स लेंगे तो किसान टैक्स देंगे कहाँ से, वो तो ट्रैप में फंस जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे भी ये सत्याग्रह की वजह से पूरी तरीके से काफी अच्छा रहा। उसके बाद अहमदाबाद मूवमेंट शुरू होता है। अहमदाबाद मूवमेंट 1918 के अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से लेबर के बीच में और ऑनर के बीच में एक तरीके से कॉटन टेक्सटाइल में काम करने वाले मजदूरों की लड़ाई थी। मैंने अगेन कहा, मजदूर जो होता है वो कभी काम करने से नहीं डरता है, किसान कभी कोई भी फसल उगाने से नहीं डरता है। यहाँ पे मजदूर अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा पे तो मिलना चाहिए ना भाई, ये तो बिल्कुल जायज बात है। तो आज से क्या, ये तो फ्रांस की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है, तो रशिया की क्रांति से ही जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम यही था कि कॉटन में काम करने वाले मिल वर्कर्स जो थे वो यही कह रहे थे कि भैया अगर आप ज्यादा काम करवाए तो ज्यादा पैसे तो दो, वैसे भी आप 10 से 12 घंटे तो वैसे ही काम करवाते हो और उससे ज्यादा भी काम करवा रहे हो, तो फिर आप हमें कैसे क्या कहते हैं बोल सकते हो कि भैया पूरी तरीके से हमें क्या कहते हैं पैसे नहीं मिलेंगे। तो दैट इज वाई यहाँ पे भी मिल वर्कर्स की डिमांड, डिस्प्यूट था मिल वर्कर्स ऑनर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। ये कहा गया वर्कर्स ने कि आप हमारी 50% वेजेस बढ़ाइए क्योंकि आप हमसे उतना काम ले रहे हैं। द ऑनर रिएक्ट विद क्लोजिंग द मिल एंड गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द मिल वर्कर। उन्होंने कहा अगर आपको 50% पैसा बढ़ाना है तो इससे तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद कर दो, तो नई लेबर ले आओ। तो उसने कहा ये तो गलत है, आपने इतने सालों तक हमसे काम करवाया और आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज वाई यहाँ पे गांधी जी जब आए, क्योंकि दो कामयाब प्लान तो कर चुके थे, एक चंपारण के अंदर और एक खेड़ा के अंदर, और इतना तगड़ा सपोर्ट गांधी जी को मिलना चालू हो गया, इसलिए उनके लिए जन समर्थन जुड़ता चला गया। फाइनली कहा गया कि ठीक है, आपसे अगर ज्यादा काम करवाया जा रहा है तो आपको 50% तो नहीं पर 35% ग्रांट इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो भी आपकी सैलरी होती है उसके हिसाब से। क्योंकि गांधी जी ने कहा था अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भैया स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा, और गांधी जी फाइनली स्ट्राइक पे बैठ गए जब तक वो मर ना जाए। इसलिए मिल वर्कर्स ने 21 दिन के बाद पूरी तरीके से आंदोलन खत्म किया और उनकी 35% सैलरी हाइक कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और इस तरीके से मिल मजदूरों को भी फायदा हुआ। तो ये गांधी जी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ एक मूवमेंट था। अब जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है 1918 दिसंबर में खत्म हो जाता है, जनवरी की शुरुआत में जैसे ही इंडिया के अंदर क्या कहते हैं आपके अंग्रेज आते हैं तो उन्हें पता चलता है गांधी जी आंधी जला के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले क्या पास करा, रॉलेट एक्ट पास करा मार्च के अंदर। रॉलेट एक्ट जैसे ही मार्च के अंदर पास करा तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया विदाउट एनी ट्रायल एनी पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ द टेररिज्म, किसी भी व्यक्ति को अगर सरकार के खिलाफ कोई भी गतिविधि करते हुए पाया जाएगा तो बिना किसी ट्रायल के उस पर्सन को पकड़ लिया जाएगा और उसे कारावास में डाल दिया जाएगा 2 साल के लिए, उसे एक टेररिस्ट घोषित कर दिया जाएगा। ये उन्होंने बिल बनाया, क्योंकि मैंने क्या कहा, बिना बिल के कोई भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करती है, और यहाँ पे यही सीन हो रहा था। गांधी जी ने कहा ये तो बिल्कुल गलत है। गांधी जी अगेन 3 आंदोलन, 3 बार IAS क्रैक कर चुके हैं, सारी चीजें जान चुके हैं, कैसे जन समर्थन बैठाना है, कैसे जोड़ना है। तो गांधी जी ने कहा कि हम पूरी कंट्री के अंदर सत्याग्रह आप चलाएंगे, लेकिन ऑफकोर्स जल्दी हो गया था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज पूरे ऑर्गेनाइज्ड हैं। वैसे वॉर के अंदर उनका बहुत लॉस हो गया है ना वहां पे, इसी वजह से। सो दैट इज वाई देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, लेकिन ऑफ कोर्स जब रॉलेट एक्ट पास हो गया है तो उसकी वजह से ब्रिटिशर्स रुके नहीं। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे नेशनलिस्ट लोगों को मारना चालू कर दिया, और उसके बाद उसी टाइम पीरियड पे मार्शल लॉ जनरल डायर के द्वारा चला दिया गया। और यही जब जनरल डायर के द्वारा मार्शल लॉ चलाया गया
तो वो सत्याग्रह का लॉस बहुत तगड़ा हुआ और यहाँ पर गांधी जी जो थे पूरी तरीके से अब ये चीज देखते हैं कि यार अब ऐसे आंदोलन नहीं चल पाएगा। सो दैट इज वाई यहाँ से नई कहानी शुरू होती है और रॉलेट एक्ट के खिलाफ तो सत्याग्रह चलाया गया, लेकिन जब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया जनरल डायर के द्वारा तो हालत बहुत खराब होगी। मार्च 1918 है ना, 1918 के अंदर 1919 के अंदर सॉरी मार्च 1919 के अंदर ये एक्ट पास किया गया था। अब अप्रैल के अंदर फिर मार्शल लॉ चालू कर दिया गया। पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। देखो रॉलेट एक्ट में तो अगर आप कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी काम कर रहे हो तो सरकार आपको सस्पेक्टेड मानेगी और विदाउट एनी ट्रायल आपको जेल में डाल देगी, ऐसा होगा। लेकिन अगर मार्शल लॉ सामने आ जाता है तो मार्शल लॉ में तो आप 3-4 लोग एक साथ खड़े ही नहीं हो सकते, तो उन्हें गुंडा मान लिया गया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो मिलते हैं। तो गांधी जी जिस तरीके से रेवोल्यूशन कर रहे थे तो लोगों को ये समझ में आ रहा था कि यार गांधी जी अपनी आंधी चला रहे हैं। और जैसे ही सत्याग्रह अपने चरम सीमा पर आता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से मार्शल लॉ और रॉलेट एक्ट जैसी चीजें लगा दी जाती है। रॉलेट एक्ट में क्लियर कट मना था कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हुआ नहीं पाया जाएगा और मार्शल लॉ में ये कहा गया था कि आप एक साथ खड़े नहीं हो सकते हो, अगर आप ग्रुप में मिले तो आपको इम्प्रेशन में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 इयर्स। तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमें देखने को मिला वो हमें देखने को मिला जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 13 अप्रैल 1919 आज की डेट में भी पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को उस तरीके से देखा जाता है जिस तरीके से देश में भारत के पार्टीशन को देखा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार जिसे मैसेकेयर कहा जाता है उनमें से एक था। A number of people has assembled in the Jallianwala Bagh in the Amritsar for attending the annual Baisakhi fair. General Dyer surrounded the park and opened fire on the crowd, killing hundreds of people. मतलब जनरल डायर ने क्या करा, जनरल डायर ने पूरे के पूरे ग्राउंड के अंदर कई हजारों लोगों को ओपन फायर में मार दिया। क्यों? बिकॉज ऑफ मार्शल लॉ लगा हुआ था और रॉलेट एक्ट लगा हुआ था और अंग्रेजों ने यहाँ पर यह दिखाना था कि कोई हमारे रूल को डिसओबे करता है तो हम ऑफ कोर्स उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेते हैं। अब ऐसे में जनरल डायर को जब ये न्यूज़ वहाँ के अखबार में पहुंची तो फाइनली ये देखा गया कि जनरल डायर इतना बड़ा नरसंहार कर सकते हैं। लोगों ने बुलाया जनरल डायर को और उनसे क्वेश्चंस करे और उसके बाद अंग्रेजों ने जनरल डायर के खिलाफ एक नाम की कमीशन बनाई एंड दिस इज कॉल्ड हंटर कमीशन। ओके, हंटर कमीशन बनाया दोस्तों और हंटर कमीशन जो है ना वो ये तय करेगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने जो भी काम करा है, जो भी हत्याएं करी है, क्या वो सही मायने में अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन थी या नहीं। चलो वो तो खैर अंग्रेजों को बस ये दिखाना था कि हम अगर हमारे आर्मी के लोग गलत काम करते हैं तो हम उसके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में आफ्टरमैथ ये देखने को मिलता है जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उत्तरी भारत, क्योंकि पंजाब उत्तरी भारत में पड़ता है, तो पंजाब के उत्तरी भारत इलाकों के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर नरसंहार होना चालू हो जाता है। पंजाबियों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, सिख लोगों के द्वारा तो हो गए क्योंकि मेन तो वही हुआ था। तो भाई सड़कों पर भीड़ लगने लग गई, बहुत सारे रेलवे स्टेशन, पुलिस और उसके बाद सरकार के सरकारी भवन, उन सब पर बहुत बड़ा हमला होने लग गया। इवन अंग्रेजों ने इसे अपमान के रूप में देखा। अंग्रेजों ने कहा ये तो बहुत बड़े, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमें पूरी तरीके से जनता को रोकने की जरूरत है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत जगह पे जनता के ऊपर बम फेंके, हमला किया, इवन उन पे गोलियां चलाई। मतलब देखो उन्हें सिचुएशन तो कंट्रोल करनी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के पास गुस्सा भी बहुत बड़ी मात्रा में था जो होना जायज था। इस तरीके से आप कह सकते हो दिस वायलेंस फोर्स गांधी जी टू स्टॉप द मूवमेंट, क्योंकि इससे पहले मूवमेंट चल रहे थे। इससे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले उन्होंने पूरी तरीके से क्या किया, इन्होंने पूरी तरीके से कहा कि क्या कहते हैं चोरा चोरी, मतलब एक तो हुआ था 1918 के अंदर चंपारण एपिसोड, उसके बाद 1917 के अंदर चंपारण एपिसोड, 1918 के अंदर अहमदाबाद, देन उसके बाद खेड़ा मूवमेंट, सत्याग्रह इनके बीच में चल रहा था। अब इतने बड़े लेवल पर दंगे हो रहे तो गांधी जी ने कहा था कि मैं सत्याग्रह वापस लेना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से लोगों पे अटैक हो रहा था, फाइनली गांधी जी ने कहा कि हमें इस पूरे के पूरे हिंसा को खत्म करने के लिए एक मूवमेंट की शुरुआत करनी चाहिए एंड दिस इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसे हम असहयोग अभियान बोल सकते हैं या असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से भारत में एक नए दौर की शुरुआत हुई, एक नई चीज की नींव रखी गई और वो नींव क्या थी, वो नींव थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। पेपर में क्वेश्चन आता है
यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन आता है, और ऑफ कोर्स जितने भी आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी क्वेश्चन ही आता है। पूछा जाता है आप लोगों से कि आप बताइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पूरी तरीके से एक ऐसा मूवमेंट है जिसमें आप कह सकते हो कि साथ में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, और उसके साथ साथ सिविल डिसओबेडियंस मूवमेंट भी बाद में शुरू हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट भी जो 1942 में होने वाला है उसकी नींव भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रखी गई। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोस्तों 1920 से लेके 1922 के बीच में चला। मैं थोड़ा सा टाइमलाइन आपको लिख देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मेन बात यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाइमलाइन अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की टाइमलाइन ये आपको देखने को मिल जाएगी। 1920 से लेकर 21 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, और इसी बीच एक खिलाफत मूवमेंट भी साथ साथ में चलता रहता है। तो क्विक रिकैप अगर हम देखें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में शुरू हुआ था, फाउंडेड 1 अगस्त था, लेकिन हम फरवरी मतलब मेन हम 20 से 22 के बीच में देख सकते हैं। अगर हम क्विक रिकैप देखें तो हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सरकार ने सेंसरशिप लगाया अखबारों के ऊपर, कहा कि हमारे खिलाफ कोई नहीं छापेगा। एंड देन अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लगाया, लोगों को जेल में डालना चालू करा। उसकी वजह से हमने रॉलेट एक्ट के खिलाफ कैंपेन चलाया, सत्याग्रह चलाया, लेकिन ऑफकोर्स बहुत सारे कांग्रेसमैन मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फाइनली फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू कर देते हैं ताकि रॉलेट एक्ट खत्म करा जाए, मार्शल लॉ खत्म करा जाए, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे कहानी कैसे बनती है? गांधी जी डिसाइडेड टू कपल द खिलाफत इशू विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही बिलीव टू ब्रिंग हिंदू एंड मुस्लिम कलेक्टिवली टू एंड द कॉलोनियल रूल। उन्होंने कहा कि एक अच्छा मौका है, अब खिलाफत मूवमेंट जो है चल रहा है भारत में मुस्लिम्स के द्वारा, अब उनका भी मेन मकसद है पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने का, और हिंदुओं का भी मेन मकसद है कि वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स को बाहर निकालें। अब ऐसे में खिलाफत मूवमेंट है क्या दोस्तों? खिलाफत मूवमेंट अगर आप देखो तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में युद्ध चल रहा था दो अलायंस के बीच में। एक था आपका यूनाइटेड नेशन ब्रिटेन एंड रशिया, और दूसरा अलायंस था एक्सेस पावर, जिसे हम जर्मनी, इटली और जापान कहते हैं। दोस्तों जब ये युद्ध चल रहा था तो इसमें हमें पता है कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटेन की सरकार ने जीत लिया था, बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की सरकार ने जीत लिया था। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, ऑटोमन एम्पायर हैज बीन डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड बाय द अलायंस्ड पावर। अब अलायंस्ड पावर में ब्रिटेन भी है दोस्तों। अब ब्रिटेन जो है वो इंडिया के अंदर गुलाम मतलब हमें बना के बैठा हुआ था उस टाइम पीरियड पे, और ब्रिटेन के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया, और ऑटोमन के अंदर रहते थे सुल्तान। आपने रॉकी मूवी देखी होगी, तो सुल्तान उसमें भी। सुल्तान क्या होता है दोस्तों? सुल्तान एक तरीके की बहुत बड़ी बादशाह की पोस्ट होती है, जिन्हें हम खलीफा भी कहते हैं, खलीफा। अब बहुत सारे लोग खलीफा से कुछ और भी समझ रहे होंगे, लेकिन ये वो खलीफा नहीं है, ठीक है? ये खलीफा है, खलीफा इन द सेंस लेजेंड, जो उस समय इस्लामिक लोगों के सबसे बड़े गुरु माने जाते थे। तो जब ब्रिटिश के द्वारा ऑटोमन एम्पायर जीत लिया गया तो ऑटोमन एम्पायर से उनके सुल्तानों को निकाल दिया जा रहा था, उनके खलीफाओं को निकाल दिया जा रहा था। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में कोशिश यही करी जाएगी कि खलीफा जो है पूरी तरीके से भाई अपना भी राज चलाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे कि हम भी अपना राज चलाना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखोगे कि पूरे की पूरी क्या कहते हैं, भारत के अंदर हड़बड़ी मची हुई थी। अब मुस्लिम्स कह रहे थे कि भैया ये जो प्लेस है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा किसको मिलना चाहिए? ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं, अगर सुल्तान हटाए जा रहे हैं तो उनकी पोस्ट रीस्टैब्लिश होनी चाहिए, ये उनसे पोस्ट नहीं छीननी चाहिए, एटलीस्ट उनकी जगह पे उनको धर्मगुरु बने रहने दो। तो इस्लामिक लोग, जो कट्टर इस्लामिक लोग थे, उन्होंने कहा हमारे खलीफा की पोस्ट नहीं हटनी चाहिए। अब वो लोग, इंडिया के लोग जाके इतनी दूर है ना, कहाँ पे? युगोस्लाविया के आसपास का प्लेस है, यहाँ जाके तो वो लोग ब्रिटिश का सामना नहीं करेंगे और ना ही उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो वो वहाँ पर कह रहे थे कि भैया आपको, क्योंकि ब्रिटेन तो वो भी है और ब्रिटेन ये भी है, क्योंकि दोनों ही जगह कॉलोनी बनाने की कह रहे हैं, तो ऐसे में उन ब्रिटिशर्स लोगों से दरख्वास्त करी जा रही थी कि भैया हमारे ऑटोमन एम्पायर को रीस्टैब्लिश करो और खलीफा की पोस्ट को रीस्टैब्लिश किया जाए। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में इंडिया के अंदर यहाँ पर शौकत अली और मोहम्मद अली ने और कुछ कांग्रेसी सरकार ने मिलकर, कांग्रेसी मेंबर ने मिलकर एक कमेटी बनाई, एंड दिस इज कॉल्ड खिलाफत कमेटी। तो इसे हम इंडियन मुस्लिम मूवमेंट भी कहेंगे। 1914 से 1919 के बीच में चला, 1924 के बीच में चला, और आपको पता होगा वो 1920 से 1922 के बीच में चला। तो दोस्तों ये जो खिलाफत मूवमेंट था ना, ये मुस्लिम से चालू करा था। अब इंडिया के अंदर गांधी जी ने इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में समझा, क्योंकि
इंडियंस लोग भी बड़े परेशान थे, वहाँ मुस्लिम लोग खिलाफत मूवमेंट इसलिए चला रहे थे पहले से, क्योंकि वो उनके खलीफा को रिस्टैब्लिश करना चाहते थे। ऐसे में हिंदू हिंदू मूवमेंट को और मुस्लिम यूनिटी को दिखाने के लिए दोनों के दोनों एक साथ आ गए और इससे ये हिंदू मुस्लिम मूवमेंट बन गया। अब इसमें गांधी जी ने सभी लोगों से क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि अगर आपको ब्रिटिश सरकार को हटाना है तो दोस्तों हमें सभी को मिलकर एक साथ रहना पड़ेगा। क्या करा? सभी लोगों को कहा गया कि भैया छात्र हो मत पढ़ने जाओ, टीचर हो मत पढ़ाने जाओ, है ना, ब्रिटिश सरकार से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका पूरी तरीके से बाइकआउट करो। आप लॉयर हो तो कोर्ट अटेंड करने से मना करो, आप वर्किंग क्लास में हो, फैक्ट्री में काम करते हो, हड़ताल करना चालू करो। उसके बाद आप ट्राइबल्स लोग हो, उनके रूल्स को उल्लंघन करना चालू करो, जैसे कहते हैं ना जंगलों में घुसना नहीं है, घुसो, है ना। इवन आप फार्मर हो तो आप टैक्स देने से मना करो। तो ऐसी जगहों पर ऐसा लगने लग गया कि ये बिल्कुल 1857 वाली क्रांति जिसकी बेस मतलब नेशनलिज्म की बेस यहीं से तैयार हो गई थी, 100 साल के बाद दोबारा से जाग रही थी। तो इसीलिए एक व्यक्ति है जिनका नाम लुइस फिशर करके नाम है इनका, इन्होंने मैन एंड द पॉलिटिक्स एक बुक थी, उसमें एक चीज लिखी थी। क्या लिखी थी? नॉन कॉपरेशन बिकम द नेम ऑफ एन एपोच इन द लाइफ ऑफ इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया एंड द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इन्होंने अपनी बुक में लिखा कि सही मायने में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ऐसी धज्जियां उड़ाने वाली चीज है जो पूरी तरीके से क्या कहते हैं किसी का भी नुकसान पहुंचा सकती है। और दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यही देखने को मिली कि अब किस तरीके से सरकार जो है अब सामना करेगी इन चीज़ों का, समझ रहे हो। तो इसीलिए अब हम इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वही है कि महात्मा गांधी को सोच लिया लोगों ने कि बहुत बड़े लेवल पे ये व्यक्ति है भाई, कुछ करके ही मानेगा ये बंदा, कुछ करके ही मानेगा, समझ लो। तो इस चीज़ की शुरुआत यहाँ से हो गई। उसके बाद फिर अगर आप देखो तो द प्रोटेस्ट मूवमेंट वाज समथिंग कैरिड आउट इन डिफेंस ऑफ द लोकल नेशनलिस्ट लीडर। अब क्योंकि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था अभी लोकली गांव तक पहुंचने लग गया, लोकली गांव तक पहुंचने लग गया और उसके बाद सभी लोगों से इस आंदोलन में कहा गया कि एक अनुशासन बनाए रखना, त्याग की भावना बनाए रखना, अहिंसा रखना, सभी को सत्याग्रह के बारे में बताना। मेन उद्देश्य है कि हम खुद का शासन चलाएं, हमें किसी और पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से इस पूरे के पूरे मूवमेंट ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, पूरी तरीके से नींव हिला दी। और एक कारण भी बना था जिसकी वजह से गांधी जी को जेल में जाना पड़ गया। क्या कारण बना दोस्तों? जैसे मैंने कहा कि ये मूवमेंट जो है लोकल लीडर्स के हाथ में चला गया था। चोरा चोरी कांड 1922 के अंदर, फरवरी के अंदर होता है। पुलिस स्टेशन के ऊपर कुछ लोकल लोगों ने चोरा चोरी में यूपी में अटैक कर दिया, पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ पुलिस वाले मारे गए और उसकी वजह से गांधी जी को तुरंत मार्च में जेल में डाल दिया गया। तो गांधी जी को खुद बोला गया कि भैया आपकी वजह से सारे आंदोलन हो रहे हैं, आप ही को ही हर कोई व्यक्ति हर कुछ मानता है। तो जब फरवरी में जैसे ये कांड होता है, उस कांड के बाद पूरी तरीके से गांधी जी को जेल में डाल दिया जाता है। अब गांधी जी को जैसे जेल में डाला जाता है तो गांधी जी कहते हैं यस आई एम वन ऑफ दैट पर्सन जिसकी वजह से सारे कांड हो रहे हैं, तो मुझे ही जेल में जाना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मूवमेंट के अंदर नॉन कोऑपरेशन से समझ में आ गया होगा, बट का मतलब किसी चीज में सहयोग ना करना, सहयोग नहीं करा गया पूरी तरीके से। उसके बाद गांधी जी को मार्च 1922 में जेल में डाल दिया जाता है। अब गांधी जी को जैसे ही जेल में डाला जाता है तो गांधी जी को 6 साल की सजा होती है। तो अगर हम 1922 से लेके 6 साल जोड़े तो 1928 हो जाता है और 6 साल के लिए गांधी जी को जगह जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिस चीफ जस्टिस ने जेल में डाला, देखो क्या स्टेटमेंट थी। द जज हु प्रिसाइड ओवर हिज ट्रायल जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड मेड अ रिमार्केबल स्पीच। उन्होंने उनके लिए एक रिमार्केबल स्पीच बोली। क्या बोली? सिंस गांधी जी हैड वायलेटेड द लॉ इट इज obligatory for the bench of the sentence him to 6 year imprisonment, but said Judge Broomfield it was course of event in the India should make it possible for the government to reduce the period and release you. No one will be better pleased than I. मतलब वो यही कह रहा है कि मतलब नॉर्मल से कि 6 साल के लिए जिस तरीके से आपने जो काम करा है, सरकार तो अब आपको 6 साल के लिए क्या कहते हैं जेल में डालेगी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर मैं सरकार को अप्रोच करूंगा कि वो आप जैसे शख्स को जेल में ना रखे और आपकी सजा को कुछ कम किया जा सके। तो इस तरीके से बात करते हैं गांधी जी कैसे लीडर थे। हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था कि गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। अब गांधी जी जेल में चले गए मतलब उन लोगों के लिए जिन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। गांधी जी ने कहा जी मैं कसूरवार हूँ, मेरे को जेल में डाल दो।
अब सोचो ऐसा महान इंसान लीडर ही बनने लायक है। तो ऐसे में कहा जाता है कि गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने पूरे मूवमेंट को एक मास मूवमेंट बनाया और पूरे इंडिया के सभी लोगों को साथ में जोड़ने की कोशिश करी। अदरवाइज उससे पहले इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस चल रही थी, वो नहीं जोड़ पाई थी। गांधी जी की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी। गांधी जी ही पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद जो है ना, भारत के प्रतिनिधि के लोगों के द्वारा ही आएगा, अदरवाइज हम सोचे कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसे सिचुएशन में गांधी जी, द पीपल अप्रिशिएट दैट, अब लोगों ने ना गांधी जी को अपनाना भी शुरू कर दिया। कारण ये था कि गांधी जी उन्हीं की तरह ड्रेस पहनते थे, उन्हीं की तरह लैंग्वेज स्पीक करते थे, उन्हीं की तरह बोलते थे। तो ऐसी कंडीशन में लोगों को ये समझ में आने लग गया कि गांधी जी सही मायने में बहुत ही सभ्य और बहुत ही साधारण मनुष्य हैं जो लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। गांधी जी ने अपने आप को आइडेंटिफाई करवाया एज अ कॉमन मैन, क्योंकि उनकी ड्रेस वैसी थी। वो नेशनल लीडर बनने के लिए पूरी तरीके से उस तरीके से ड्रेसअप उन्होंने करी थी। इवन मतलब वो चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स की तरह क्यों बने, जबकि हमारी संस्कृति उस तरीके की नहीं है। इवन बहुत सारे लोग उस टाइम पीरियड पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सूट भी पहना करते थे, है ना, वो बांग्ला ड्रेसेस भी पहना करते थे बहुत सारे लोग। इवन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो धोती और अपनी लंगोटी जो है लेके चलते थे, छोटा सा ऐनक था उनके पास, वो लेके चलते थे। इवन एक ऐसा टाइम भी था गांधी जी ने ये कहा था कि हमें क्या कहते हैं अपने क्लोथ्स खुद बनाने चाहिए, जिसके लिए उन्होंने चरखा क्या कहते हैं आंदोलन भी चलाया था। तो पूरे दिन के अंदर वो जरूर ऑफ कोर्स चरखा चलाते थे। और इवन इन्होंने ये भी कहा था कि हमारे देश में जो क्रांति होगी ना, चरखे से जरूर आएगी। तो इसलिए थोड़ा सा लाइन अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है के घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखे को एक ऐसा मानव समाज का प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। इससे भी अधिक चरखा गरीबों की पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है तथा उन्हें स्वावलंबी बना सकता है। कहने का सिंपल सा सेंस बस इतना बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से मशीनें आ गई है ना, तो लोग आलसी हो गए हैं। और जब लोग आलसी हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं उस आलसपन को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस आलसपन को खत्म करने के लिए हमें पूरी तरीके से सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है। और एक साथ जोड़ने के लिए चरखा एक ऐसा तरीका है जो गरीब लोगों के लिए एक आमदनी का हिस्सा भी बन सकता है, और वो अपने लिए खुद के लिए क्लोथ्स भी बनाएगा जिससे ब्रिटिशर्स को आमदनी भी नहीं मिलेगी। तो वो एक ही चीज से बहुत सारे काम करने की शुरुआत करते, इसलिए इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के अंदर चरखा चला के लोगों को कॉटन से, कपास से कपड़ा बनाना सिखा दिया था। अब ऐसे में गांधी जी के लिए ये भी रूमर्स फैलाया गया था कि गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफ कोर्स कुछ स्थानों पे ऐसा बोला गया कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऑफ कोर्स किसानों की शिकायत को सुनने के लिए आए हैं, और इवन जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनको ये मात दे सकते हैं, क्योंकि उनको भेजा ही इसीलिए है। गांधी जी के बारे में एक अप्रोच ये भी बताया जाता है कि वो अंग्रेजों की शक्ति, जो अंग्रेजों के राजा हैं, अंग्रेजों के जो मुनार्क हैं, ब्रिटिशर्स की जो रानी है या राजा हैं, ये गांधी जी उनसे बेहद शक्तिशाली है, उनको खत्म कर देंगे। और जो क्रिटिसाइज करते हैं उनको, जो कहते हैं कि गांधी जी जरूर था ना, गांधी जी अच्छे थे, गांधी जी बुरे भी बहुत थे। ऑफ कोर्स जहाँ हेड है वहाँ टेल है, तो गांधी जी बुरे बहुत थे। इसीलिए ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे वहाँ वहाँ हाउसेस गिर जाते थे, वहाँ वहाँ क्रॉप्स खराब हो जाती थी, ऐसा लोगों के मन में ये चीज डाला गया। देख रहे हो, तो इसीलिए ये चीज देखो, हर जगह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब गांधी जी ने बेस बनाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, गांधी जी के अंडर ही। कहा गया कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चलाया जाएगा वो गांधी के अंडर में ही चलाया जाएगा, और गांधी जी जिस तरीके से डिसाइड करेंगे सब कुछ उस तरीके से ही होगा। अब इस सिचुएशन में गांधी जी ने कहा कि हमें न्यू ब्रांचेस बनानी चाहिए कांग्रेस की, कहाँ कहाँ पर, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, ताकि हम लिंग्विस्टिक डिवीजन के बेस पे सभी लोगों से कनेक्ट हो सके। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ शहरों के अंदर ही, उनकी जो बड़ी बड़ी सिटी थी सिर्फ वहीं पे ही हमें क्या कहते हैं इनकी बड़े बड़े मुख्यालय देखने को मिलते थे। तो ऐसी कंडीशन में जब ये इन जगहों पे है तो सिंपल सी बात है, फिर यार ये तो बात ये नहीं रहेगी कि लोकल लोगों से लोग कैसे कनेक्ट होंगे, नहीं हो पाएंगे कनेक्ट। सो दैट इज वाई इन्होंने पूरी तरीके से क्या कोशिश करी, इन्होंने पूरी तरीके से ये कोशिश करी कि गांधी जी पूरी तरीके से अब लोगों के साथ तो कनेक्ट होंगे, लेकिन लोकल भाषा में, जो लोग लोकल भाषा में बोलते हैं उन तक भी हमारी बात पहुंचनी चाहिए। गांधी जी ने ही कांग्रेस के थ्रू बनाने की कोशिश करी।
अच्छी बात थी ये। तो गांधी जी एक रिफॉर्मर्स भी थे, एक पॉलिटिशियंस भी थे। जैसे गांधी जी ने चाइल्ड मैरिज और अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करी, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता के ऊपर बात करी, गांधी जी ने ये भी बात करी कि हमें क्या कहते हैं, इंडियन शुड लर्न एंड बिकम द सेल्फ रिलायंट, मतलब भारतीय लोगों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। वो पूरी तरीके से कोशिश करते थे कि हमें अपने खुद के बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए। जो मिल वर्कर्स कपड़े बना रहे हैं उनको उनके मिल्स में काम नहीं करना चाहिए, जो फैक्ट्री में कपड़े बन रहे हैं वो हमें नहीं पहनने चाहिए, हमें खुद के बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो ऐसा लोगों की ये चीज़ें बनाई गई थी, ठीक है। सो फाइनली अभी हमें इतना पता है कि ये सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में थी। गांधी जी को 1922 के अंदर जेल में डाला गया। 6 साल के लिए गांधी जी को जेल की सज़ा सुनाई गई और ब्रूमफील्ड करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि गांधी जी को कम सज़ा हो। तो ऐसे में गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है फरवरी 1924 के अंदर ही। 2 साल के अंदर गांधी जी जेल से बाहर। और जब 2 साल के बाद गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो इस कंडीशन में हमें ये समझ में आता है कि गांधी जी अब पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, क्योंकि गांधी जी से इस चीज़ का प्रॉमिस करवाया गया था कि जब आपको जेल से बाहर भेजा जाएगा तो आप किसी को फिर दोबारा से ऐसे एक्टिव नहीं कर देंगे, चलो 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 फिर दोबारा आंदोलन चालू कर देते हैं। तो इसका एक सबसे जीता जाता एग्जाम्पल यही था, गांधी डिड नॉट हिमसेल्फ पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट ऑल्दो ही गिव हिज ब्लेसिंग। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा एंटरटेन, मतलब मैं एंटरटेन कह रहा हूँ, अब मैं पार्ट नहीं लूंगा कहाँ पर, अपने आंदोलनों के अंदर। अब मैं कोशिश करूंगा कि क्या कहते हैं, मैं लोगों को जोड़ सकूं, लोगों को सही बातें बता सकूं, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो यहीं से शुरुआत होती है 1928 के अंदर दूसरे लीडर्स की। अब गांधी जी उस समय एब्सेंस थे 1924 से लेके 1929 तक, और पूरी तरीके से गांधी जी एब्सेंट थे, गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे। तो उस समय भी बहुत सारे केसेस हुए थे, जैसे बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1928 के अंदर। 1928 में, है ना, अभिलेख भारतीय अभियान एक है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो आंदोलन हुआ। अब इस आंदोलन के लिए भी हमें समझने की जरूरत है कि इसके अंदर हमने क्या किया। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था बरदौली के अंदर, वो था हमारे बहुत बड़े माननीय, जिनकी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, वो है आपके कौन, वो है आपके क्या कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर जो बरदौली सत्याग्रह था वो भी किसानों के लिए था, किसानों को टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा था। तो उस टाइम पीरियड बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और गांधी जी नहीं गए थे, बट बहुत बड़े जाने माने गांधी जी के शिष्य बोल लीजिए वो गए थे, और यहाँ पर उनको सरदार की उपाधि भी यहीं पे मिली थी। तो वो सत्याग्रह काफ़ी कामयाब भी रहा और काफ़ी अच्छा रहा। देन इन द एंड ऑफ द दिसंबर 1929 में कांग्रेस की हर साल के अंदर एक मीटिंग होती है, और इस बार भी एक मीटिंग हुई, वो लाहौर के अंदर मीटिंग हुई। और लाहौर के अंदर जब मीटिंग हुई, आप देख सकते हो 16 अप्रैल 1929 में लाहौर में मीटिंग हुई थी। लाहौर आपको पता है कहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय पे 44th चेयरमैन बने थे। चेयरमैन समझते हैं, चेयरमैन मतलब कांग्रेस की कमेटी का हेड। तो ये उस समय बने थे। तो कांग्रेस का सेशन एज ए चेयरमैन नेहरू जी को बोला गया, और नेहरू जी ने उस टाइम पीरियड में बोल दिया गया था कि अब ना हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अभी पूर्ण स्वराज क्या है, हमें इसके बारे में डिटेल में जानने की जरूरत होगी कि पूर्ण स्वराज क्या है, पूर्ण स्वराज के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो हम इसे नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे पूर्ण स्वराज के बारे में। लेकिन इसे मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पूर्ण स्वराज मांग करी गई थी 1929 के अंदर अप्रैल में, और इसी वजह से हमने 26 जनवरी 1930 में पूरे भारत में पहली बार झंडा फहराया था। और हमारे झंडे का आप ये देख सकते हो किस तरीके से इसका अलग अलग इसका रूप हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हमारी कहानी डे आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे द स्टेट मोनोपोली ऑफ द सॉल्ट विच वॉज डीपली अनपॉपुलर मेड अ टारगेट। यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस करोगे कि हमारे भारत के अंदर, आपने डायलॉग सुना होगा गब्बर का कि तूने मेरा नमक खाया तो गोली खा। इट मीन्स दैट अगर हम किसी का नमक खा लेते हैं, इट मीन्स हम उसके लिए लॉयल हो जाते हैं, फेथफुल हो जाते हैं। अब जैसे ही भारत के अंदर इंडिपेंडेंस डे की बात हुई और 26 जनवरी 1930 के अंदर हमने भारत के अंदर पहला झंडा फहराया स्वतंत्रता दिवस का, और हमने कहा कि हम अपने भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस अब देंगे और हमें कंप्लीट डोमिनेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज की डिमांड नेहरू जी के द्वारा करी गई। वहीं अंग्रेज उस टाइम पीरियड पे एक ऐसी अनपॉपुलर चीज पे टैक्स लगा रहे थे जो घर का हर व्यक्ति खाता है और खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके बाद अगर आप देखें तो वो नेचुरल बनता है, वो एक नेचर बनाती है। कोई सरकार या कोई व्यक्ति नहीं बना रहा है जिसको हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि टैक्स उस पर इम्पोज कर दिया जाए।
इट मीन्स दैट, सिंपल शब्दों में हमें ये जानना है कि गांधी जी ने अनपॉपुलर चीज यानी कि नमक, जिस पे अंग्रेजी सरकार टैक्स लगाने की कोशिश कर रही थी, वहां पर पूरी तरीके से गांधी जी ने कहा कि एडवांस नोटिस दिया और कहा कि हम सॉल्ट मार्च यानी कि नमक आंदोलन जो है वो कर देंगे वायसराय को, अगर आप लोगों ने हमारे एक्शन या हमारी बातों को नहीं माना जो हम करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों उस तरह पे उस टाइम पीरियड पे लॉर्ड इरविन करके जो थे वो उस टाइम पीरियड पे क्या थे, गवर्नर जनरल भारत के हुआ करते थे। तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे, और वायसराय जो थे उन्होंने कहा कि अगर हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो ऑफ कोर्स हम इसके ऊपर नमक आंदोलन कर देंगे। नमक आंदोलन गांधी जी का एक ऐसा हथियार था जिसमें सभी लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश दोबारा करी जा रही थी, क्योंकि मैंने कहा था 1924 के अंदर गांधी जी को क्या कहते हैं जेल से निकाल लिया गया था, 26 में निकाल लिया गया था, 28 तक वो पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे, 29 के बाद जाके अब 30 में गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव होते हैं और लोगों को समझाते हैं कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जाना है। तो नमक आंदोलन उसमें से एक था। साबरमती से लेके एंडिंग पॉइंट दांडी तक हमें पहुंचना था और यहाँ पे सभी लोगों को हमें समझाना था। तो दोस्तों 22 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 लगभग 24 से 25 दिन का साबरमती गुजरात अहमदाबाद के अंदर ये आंदोलन शुरू होना था। दोस्तों गांधी जी ने मार्च के टाइम पीरियड पे अपर कास्ट के लोगों को और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको स्वराज का मीनिंग बताया कि असल में स्वराज है क्या। तो द सॉल्ट मार्च ऑफ द गांधी हु वाज रिपोर्टेड इन द अमेरिकन न्यूज मैगजीन टाइम्स, उस टाइम पीरियड पे गांधी जी का ये स्वराज वाला मूवमेंट उस समय पे अमेरिका के और ब्रिटेन के अखबारों में छपा। इट मीन्स दैट एक ऐसा अखबार जहाँ पे ऑफ कोर्स गांधी जी की तो वैल्यू है ही है, क्योंकि वहां पे भाई वो पॉपुलर है बहुत ज्यादा, दैट इज वाई ये चीजें बाहर प्रिंट होने लग गई। और सॉल्ट मार्च 1930 के अंदर नियरली 60,000 इंडियंस जो थे अरेस्ट किए गए और गांधी को भी उसमें अरेस्ट किया गया, नेहरू जी भी उसमें अरेस्ट हुए थे। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला। अब सिग्निफिकेंस जान लेते हैं कि दांडी मार्च का जो आंसर हमारा लिखना होता है, क्या बताइए कि नमक आंदोलन जो है उस नमक आंदोलन का कहीं ना कहीं हमें फायदा कैसे हुआ, हम इसका यूज कैसे करेंगे, है ना, और हमें इसका इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है। तो असल में इसका महत्व क्या है वो जरूरी है। तो इसका महत्व ये था कि गांधी जी को, महात्मा गांधी को इससे ग्लोबल अटेंशन मिली, इन्होंने यूरोप और अमेरिका के प्रेस में अपनी जगह बनाई, इससे पहले उनकी चीजें कवर नहीं हुई थी। सेकेंडली पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे देखा गया, जैसे कमला दास चट्टोपाध्याय करके हैं, वो ऑफ कोर्स क्या कहते हैं प्रोटेस्ट में आए थे उनके साथ, और धीरे धीरे करके उन्होंने भी लिक्वर शॉप और नमक आंदोलन जैसी चीजों में पार्टिसिपेट किया था। थर्ड, इट मेड द ब्रिटिश रियलाइज दैट द रूल वाज नॉट लीस्ट फॉर एवर एंड दे वुड हैव टू शेयर सम पावर विद द इंडियंस। इस आंदोलन के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि अब क्या कहते हैं हमें इनके साथ पावर शेयर करनी ही पड़ेगी, अब ये बिना पावर शेयर किए नहीं रह सकते हैं इंडिया के अंदर। और इसीलिए फाइनली आप कह सकते हैं गांधी जी को जब जेल हो गया था उस टाइम पीरियड पे, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया 60,000 लोगों के द्वारा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया। तो जनवरी 1931 में ही उनको रिलीज कर दिया गया, महात्मा गांधी को रिहा कर दिया गया। बाद में आंदोलन की योजना बनाई जा रही थी, इलाहाबाद में कांग्रेस के नेता की बैठक हुई है, आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू, जामन लाल बजाज करके, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ऐसे चित्रों में देखा जा सकता है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से हम आगे वाले आंदोलन को चलाएंगे। अब क्योंकि गांधी जी को जैसे ही बाहर बुलाया गया, जब गांधी जी को जेल में पकड़ लिया गया था 1930 में नमक आंदोलन की वजह से, तो लॉर्ड इरविन ने उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि गांधी जी अंदर थे, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर अंदर थे, तो भारत को आज़ादी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसके लिए लंदन में कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 से लेकर 29 जनवरी 1931 के बीच में हुआ था। लेकिन पहला गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस असफल साबित हुआ। कारण क्यों? गांधी जी जेल के अंदर पड़े हुए। गांधी जी अगर जेल में है तो फिर बातचीत कौन करेगा? देश को उस टाइम पे रिप्रेजेंट वही कर रहे हैं, लोगों को बता रहे वही है। और 31 जनवरी को जैसे ही गांधी जी बाहर आते हैं तो उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 7 दिसंबर 1931 से लेके 2 दिसंबर 7 सितंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में गोलमेज सम्मेलन होता है। अब देखो यहाँ पे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसके अंदर तो मैंने आपको बता दिया कि उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं गया था, इसलिए वो फेल हो गया था। लॉर्ड इरविन पैक्ट में ये बोला गया था कि गांधी जी की कुछ डिमांडें थी, वो डिमांड उन्होंने बोला कि भैया हमारी मान लो, नहीं तो हम क्या कहते हैं पूरी तरीके से नमक आंदोलन कर देंगे। तो लॉर्ड इरविन पैक्ट में क्या बातें हुई थी? 11 मांगी गई थी, ये भी पेपर के अंदर आने के चांस होते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो गांधी जी जो थे ना, गांधी जी ने पूरी तरीके से कहा कि अब हमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों के सामने अपनी बातें रखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों अगेन वही हुआ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग लिया जो लंदन में हुआ था।
लंदन में 7 अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के लंदन में कॉन्फ्रेंस फेल होने के से दोबारा चालू हुआ। कारण क्या है, सिंपल सा समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 3 लोग गए। 3 लोग कौन कौन गए दोस्तों? पहला कांग्रेस की तरफ से गए, कांग्रेस की तरफ से एम.के. गांधी जी गए। ओके, उसके बाद मुस्लिम लीग से गए जिन्ना साहब, और दलित लोगों की तरफ से वहां से गए अंबेडकर साहब, बी.आर. अंबेडकर, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, ये गए। अब जब ये गए ना, तो कांग्रेस पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, तो गांधी जी कहते कि हम पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश को चलाने की परमिशन हमारे पास होनी चाहिए। नेहरू जी कह रहे हैं, सॉरी जिन्ना जी कह रहे हैं कि मुस्लिम के लिए कांग्रेस कुछ सोचती नहीं है, तो भैया इसलिए हमें अलग देश दो, या हम मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव है तो हमें कुछ पावर देनी चाहिए। बी.आर. अम्बेडकर जी कहते हैं कि भैया एससी कम्युनिटी, दलित कास्ट के लोगों के लिए दोनों कुछ नहीं सोचते, तो ऐसे में तो आप देश आजाद भी कर दोगे तो दलित लोग जो है बेचारे वो तो हमेशा ही मारे जाएंगे। तो इस तरीके से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो गई थी, जो 1 दिसंबर 1931 के दिन समाप्त हुई थी। गांधी जी दोबारा वापस भारत के अंदर आते हैं और 7 अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं जिन्ना साहब, और यहाँ पे ब्रिलियंट लॉयर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वो लोअर कास्ट को रिप्रेजेंट करते थे, इसीलिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हुई। थर्ड राउंड, गांधी जी जैसे ही भारत वापस लौटते हैं लंदन से, तो उन्हें समझ में आता है कि भाई अंग्रेजी सरकार जो है वो उनकी डिमांड को पूरा नहीं कर रही है। लॉर्ड इरविन पैक्ट के अंदर अंग्रेजी सरकार से हमने गांधी जी के थ्रू 11 डिमांडों को मांगा था, नहीं हुआ, इसलिए नमक आंदोलन हमें करना पड़ा। नमक आंदोलन का फायदा बहुत हुआ, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हुआ, नेशनल लेवल पे हमारी लोगों तक पहुंच बनी, और साथ ही में हमें ये भी समझ में आया कि किस तरीके से इंडिया के अंदर अब लोगों को नेशनलिज्म का फीलिंग सही तरीके से आने लग गया था, और अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब लंबे समय तक हम लोग टिकने वाले नहीं हैं। दैट इज वाई गांधी जी ने जैसे ही लंदन कॉन्फ्रेंस खत्म करा, भारत में वापस आए और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू करा। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब होता है 7 अवज्ञा आंदोलन। यहाँ पे सभी लोगों से अवज्ञा करा गया, रिक्वेस्ट करा गया कि भैया सभी लोग डिसओबीडियंस करेंगे, यानी कि अंग्रेजों के कानूनों का पालन नहीं करेंगे, और उसे ही पूरे भारत के अंदर काफी लंबे समय तक शुरू किया गया। फाइनली अब हमें यह समझ में आने लग गया था कि अंग्रेजी सरकार हमें पूरी तरीके से भारत कंट्रोल तो नहीं देना चाहती थी। पहले हमने 1928 में जब साइमन कमीशन बना था, तो भारतीय लोगों को कहा गया कि आप भारत चलाने लायक नहीं हो, इसीलिए साइमन कमीशन की वजह से हमारा भारत हमें नहीं मिला, और हमने ये कहा कि हमें सिर्फ डोमिनेंट स्टेटस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब होता है कि थोड़ी बहुत हमें भी भारत देश को चलाने का पावर मिलना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन वो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने साइमन कमीशन स्टैब्लिश कर दिया, और उसके बाद भारत को हमें कहा कि आपके बस की नहीं है। फिर जब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड करी 1930 में, तो फिर इनको समझ में आया कि यार अभी तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी इन लोगों से करवा ली, लेकिन फिर भी कोई तोड़ नहीं निकला। फाइनली अभी हमें आजाद करने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 32 में हमने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट छेड़ रखा है। अंग्रेजी सरकार को समझ में आता है कि यार अब इन लोगों को हमें डोमिनेंट स्टेटस देना चाहिए। ये बिल्कुल उसी की तरह है कि एक छोटा बच्चा जब पापा से जिद कर रहा होता है कि पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, तो पापा उसको बिस्कुट नहीं दिलाते हैं। पापा क्या करते हैं, पापा उसे उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देते हैं। तो अब उस बच्चे की डिमांड पापा बिस्कुट दे दो, पापा बिस्कुट दे दो, ये नहीं रही। अब उनकी डिमांड हो गई बच्चे की कि पापा पहले मुझे अलमारी से उतार दो, अलमारी से उतार दो, अलमारी से उतार दो। यानी कि अंग्रेजी सरकार भी सेम ऐसा ही थी, पहले डिमांड हम उनसे कुछ करते थे, वो हमारी उस डिमांड को पूरा ना करते हमें कहीं और रीडायरेक्ट कर देती थी, फिर हम उस डिमांड को पूरा करवाने बैठ जाते थे। तो इस तरीके से अंग्रेजी सरकार को समझ में आया कि भैया अब हमें एक ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट एक्ट 1935 के अंदर आया, और हमने ये कहा, अंग्रेजों ने ये कहा कि हमारे जो भी प्रोविंसेस हैं, मतलब जहां जहां पे हमने भारत को कैप्चर करा हुआ है, उन प्रोविंसेस में अब छोटा मोटा कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का भी रिप्रेजेंटेटिव देखा जाएगा। तो वही 10 लाख लोगों में से हमने 1 लाख को चुनना चालू करा। पहली बार इतिहास के अंदर ऐसा हुआ, जब देश आजाद भी नहीं था, तो 1937 में पहली बार इलेक्शन हुआ रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी बेस्ड पे। रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी का मतलब होता है सिर्फ वही लोग ही वोट कर सकते थे जो उस टाइम पीरियड पे टैक्स पे किया करते थे, और कांग्रेस जो थी लेजिस्लेटिव इलेक्शन यानी कि एमएलए के चुनाव में इलेक्शन अब वहां पे होने लगे। तो टोटल दोस्तों कितने प्रोविंसेस थे 1947 में? तो 17 प्रोविंसेस थे। 17 कौन कौन से थे? अजमेर, मेवाड़, बलूचिस्तान, अंडमान निकोबार, असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन, बेरार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, उड़ीसा,
पटना लिखा हुआ है, पंजाब, सिंध और यूनाइटेड प्रोविंसेस मतलब यूपी। लेकिन जब अंग्रेजी सरकार ने 1937 के अंदर इलेक्शन करवाया था तो उस समय सिर्फ 11 प्रोविंसेस थे। 11 प्रोविंसेस कौन कौन से थे ये देख सकते हो। डोमिनेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान में कुछ ये थे, जिसमें से हम कह सकते हैं कि तीन बलूचिस्तान, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर और सिंध ये पाकिस्तान के हिस्सों में आ रखे थे, और पंजाब, बंगाल, असम ये हमारे हिस्सों में आ रखे थे। और टोटल प्रोविंसेस हमारे पास थी अजमेर, मेवाड़, खेतरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविजन, बेदार, कुर्ग, दिल्ली, मद्रास, पटना, उड़ीसा और यूनाइटेड प्रोविंसेस। मतलब ये सारे प्रोविंसेस जहां पे 11 प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन हुए, लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए। अब मुस्लिम लीग के लोग भी खड़े होंगे, कांग्रेस के लोग भी खड़े होंगे। अब यहां पर हुआ ये कि कांग्रेस के जब लोग खड़े हो गए और मुस्लिम लीग के जब लोग खड़े हो गए तो 11 स्टेट्स में से 8 जगहों पर बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस सरकार थी। तो ये कांग्रेस का ही बोलबाला उस समय देश में ज्यादा था। 37 की बात हो रही है। फाइनली अब हमें भी अंग्रेजों के साथ थोड़ा बहुत पार्टिसिपेशन मिल गया काम करने के लिए। पहली बार डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड हमने 1928 में करी थी और हमें मिली कब 1937 में जाके। अब ये भी ना के बराबर था, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट क्या आया, उस समय 1939 के अंदर वर्ल्ड वॉर सेकंड छिड़ गया अलायंस पावर के बीच में और एक्सिस पावर के बीच में। ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छी तरीके से, आपने 12th में पढ़ा होगा। 1945 में जैसे ही युद्ध छिड़ा तो हमने भारतीय सेनाओं, हमने कहा कि यार अभी भी हम भी तो सरकार चलाने में आपके साथ आ चुके हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते 1939 के युद्ध के टाइम पीरियड में कि भारतीय सेना जो है वो जाके अंग्रेजी सरकार की मदद करे। हम ये भी कह रहे थे, है ना। तो ऐसे में जब जितनी जल्दी वो लोग युद्ध से फ्री हो जाएंगे उतनी ही जल्दी वो लोग हमें आजाद भी कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में 1945 में द्वितीय विश्व समाप्त हुआ और भारतीय नेता अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए बहुमत हुए, जब तक कि उन्होंने युद्ध के बाद भारतीय स्वतंत्रता देने का वादा किया था। हमने कहा कि ठीक है भाई, हम लोग भी आपके साथ आ जाएंगे और आप हमें प्रॉमिस करो, आप लोग हमें प्रॉमिस करो कि जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो आप लोग हमें आजाद कर दोगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1937 के अंदर इलेक्शन हुआ था। 1939 में कांग्रेस के बहुत सारे लोगों ने ये बोल दिया कि भैया भारतीय सेना जो है वो युद्ध में नहीं जाएगी। इस तरीके से कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में रिजाइन देना चालू कर दिया। इससे अंग्रेजी सरकार और कमजोर पड़ गई। कारण क्या था, कारण ये था कि वो युद्ध पे फोकस करे या इनके देश की कूटनीतियों पे फोकस करे, तो वो बड़ा टेंशन में था। इसके लिए 1942 जिस समय युद्ध चल रहा था, विंस्टन चर्चिल उस समय यूके के पीएम थे, रानी के नाम पर उस टाइम पीरियड पे देश में क्या कहते हैं शासन चला रहे थे यूके के अंदर, और ब्रिटेन में तो उनका ऑफ कोर्स, इंडिया के अंदर तो हम लोग टेरिटोरियल बनाई रखी थी कॉलोनियल लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि 1942 के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूसली नेशनलिस्ट मूवमेंट भारत में चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टीफन क्रिप्स फॉर्ड को भारत के अंदर भेजा ताकि हम गांधी जी को समझा सके, कांग्रेस के कुछ लीडर को समझा सके कि भैया हम आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे, पर अभी आप जल्दीबाजी मत करिए, आप हमें अपने युद्ध पे फोकस करने दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता यही है, इट वॉज हेल्प द ब्रिटिश। उनको हमने बस ये कहा कि अगर हम आपकी मदद करेंगे तो भैया हमें भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आर्मी का, आप भारतीय सेनाओं की आर्मी का हम लोगों में से ही, मतलब जो लेजिस्लेटिव मेंबर के लोग चुन के आए हैं उनमें से किसी को अपॉइंट करना लीडर के रूप में, ताकि आर्मी के अंदर थोड़े बहुत बदलाव हम भी तो कर सके। लेकिन ऑफ कोर्स वो मना कर देते हैं। अब ब्रिटिशर्स समझ जाते हैं कि अब अगर इनको इतनी पावर दे दी जाएगी तो देश में कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे में हम लोग भी समझ गए थे कि भैया हमें भी पावर मिलनी ज़रूरी है, और अगर हमें पावर मिलनी ज़रूरी है तो फिर हम लोग कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे, है ना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदलती है। और यहाँ पे गांधी जी कहते ये हैं कि भैया अगर आप हमें डिफेंस के अंदर थोड़ी बहुत जगह नहीं देंगे तो युद्ध के अंदर हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और वहाँ विंस्टन चर्चिल जो है उस समय युद्ध के अंदर कूदे हुए थे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई भारत में, उसके बाद हमने भारत छोड़ो आंदोलन चालू कर दिया था। ये वही टाइम था जब गांधी जी कह रहे थे कि एक गाल पे कोई मारेगा तो आप मत खाइएगा, दूसरा गाल आगे कर दीजिएगा, पर आप अहिंसा नहीं करेंगे। तो ऐसे में गांधी जी को उस समय जेल में डाला जाता है। गांधी जी 1944 के अंदर दोबारा बाहर आते हैं। मुस्लिम लीग को कोशिश करते हैं कि साथ जोड़ा जा सके, लेकिन मुस्लिम लीग अलग देश की डिमांड करना चालू कर देती है। लेकिन होता बस यही है कि उस टाइम पीरियड पे जैसे ही ब्रिटिश सरकार जो है उस टाइम पीरियड पे वहाँ पे भी इलेक्शन होता है 45 के युद्ध के खत्म होने के बावजूद। होता क्या है, विंस्टन चर्चिल इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन इलेक्शन मतलब विंस्टन चर्चिल युद्ध जीत जाते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत पाते हैं। और विंस्टन चर्चिल की जगह एक नई सरकार आती है, उसे बोलते हैं एटली की सरकार। एटली, वायसराय वेवेल जो है वो हमारे भारत के अंदर अपॉइंट करे गए थे, और एटली जो थे वो यूके के पीएम थे।
एटली, यहाँ पे लेबर पार्टी के हेड थे ये एटली, और ये इलेक्शन यूके के अंदर जीत गए थे। और जब ये इलेक्शन यूके के अंदर जीत गए थे तो इन्होंने कहा भारत को कि हम आज़ाद कर देंगे भारत को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत को जब आज़ाद कर दिया जाएगा तो आज़ाद करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ना, ऐसे हवा में तो कोई काम होगा नहीं। इसीलिए उस टाइम पीरियड पे भारत में एक वायसराय अपॉइंट करे गए थे, उन्हें बोलते हैं लॉर्ड वेवल। वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से ये समझौता करने की शुरुआत करी कि भैया आप ये बताइए कि अगर हम आपको आज़ाद कर भी दें तो अब देश कैसे चलाएंगे, तो पहले हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा। वहाँ यूके की सरकार बोल देती है, एटली की गवर्नमेंट, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट, कि हम आपको आज़ाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों अगेन वही वाली बात कि 1946 के अंदर दोबारा से इलेक्शन होने चालू होते हैं, कांग्रेस दोबारा जीत जाती है, और 1946 में अब पाकिस्तानियों ने यानी कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को किया। कारण ये था कि वो अलग देश की डिमांड करना चालू कर चुके थे। पार्ट ओके, सो 1946 में जैसे ही जजमेंट डे होता है, देश में डिस्प्यूट होते हैं, बहुत सारे हमले होते हैं। फाइनली सरकार कहती है कि भैया देखो, हमारी लेबर पार्टी के एटली जो हैं वो आपको कहते हैं कि देश आज़ाद कर देंगे, लेकिन मान लीजिए कि देश अगर आज़ाद करेंगे भी तो आप चलाएंगे कैसे देश को। इसके लिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने ये करा कि भारत के अंदर कहा कि चलो देश को अगर आप चलाने की शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश में आपको इलेक्शन कराने की जरूरत है, देश में नया पार्लियामेंट चुनने की जरूरत है। आप ये सारी चीजें कहाँ से करेंगे? सो दैट इज वाई दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होती है हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पूरी तरीके से कहती है कैबिनेट मिशन को फॉलो करो। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि भारत में कैबिनेट मिशन आएगा, लॉर्ड क्रिप्स करके और उसके बाद पैट्रिक करके, लॉरेंस पैट्रिक करके और एक और व्यक्ति हैं, इनको भारत में भेजा गया। भारत में कहा गया कि आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों का इलेक्शन कैसे होगा, 10 लाख लोगों पे 1 लाख लोगों को चुना जाएगा, टोटल 389 लोगों को चुना जाएगा। भारत के इंडिपेंडेंट स्टेट जो उस समय 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 296 लोगों को चुना गया। देशी रियासतें जो भारत के अंदर थी उसमें 93 लोगों को चुना गया। सभी को जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण मिला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जनसंख्या के आधार पे हर जगह पे अलग अलग लोगों को चुना गया। और इस हिसाब से आप कहोगे कि हर एक रेसिडेंट से हमने लोगों को चुनना चालू कर दिया। मेन मकसद हमारा यही था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में आप यही पढ़ोगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से सारा प्रोसेस चला। फाइनली हाल फिलहाल वायसराय 12 फरवरी 1947 के अंदर रिटायरमेंट लेते हैं और उसी टाइम पीरियड पे एक नए गवर्नर जनरल 21 फरवरी 1947 से लेकर लास्ट 15 अगस्त तक, यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन करके इनका नाम है, ये नए अपॉइंटमेंट होते हैं वायसराय, और ये कहते हैं कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और 15 अगस्त एक डेट फिक्स कर दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत जो है वो 2 हिस्सों में बटेगा, भारत और पाकिस्तान में, ये चीज़ उन्होंने कमिटमेंट कर दी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत कहते हैं, जिसे 2 नेशन थ्योरी बोलते हैं। इसमें हिंदुओं के लिए अलग देश और रेस्ट पार्ट ऑफ द पार्ट जो होगा वो पाकिस्तानियों के लिए बनेगा। इसलिए 2 पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना। अब ऐसे में बहुत सारे कांग्रेस के लोग इससे नाखुश थे, इस थ्योरी से। बहुत सारे मुस्लिम लीग भी कहते थे कि हम मुस्लिम्स के साथ नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर विलीन नहीं होंगे, हमें भारत का हिस्सा बने रहना है। बहुत सारे ब्रिटिशर्स भी कह रहे थे कि भैया ऐसे में तो हम बुरा बन जाएंगे, इसलिए हम भारत सभी को हिस्सों में देना चाहते हैं। सो दैट इज वाई लॉर्ड माउंटबेटन ने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट करा, और फिर प्रोसेस पूरी तरीके से भारत में बड़ा पेनफुल हुआ। आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें बताया गया है कि क्या चैलेंजेस हमें हुए थे, फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। गांधी जी ने जिस समय हमने 15 अगस्त 1947 में देश में दिल्ली में झंडा फहराया था, उस समय गांधी जी कलकत्ता के अंदर दंगों को क्या कहते हैं ठीक कर रहे थे। गांधी ने 24 घंटे का फास्ट रखा था। गांधी जी हॉस्पिटल, बहुत सारे कैंपों के अंदर विजिट कर रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर, कोलकाता के अंदर बहुत सारे दंगे हो रहे थे। अब ऐसे दंगे में हुआ क्या, गांधी जी पूरे भारत को एक करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उसमें से नाथूराम गॉडसे जो है उसने गांधी जी को गोली मार दी थी, क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम्स का ये ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। आज के डेट में बहुत सारे लोग गांधी जी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत सारे लोग गॉडसे को बहुत बुरा मानते हैं, बहुत सारे लोग गॉडसे को बहुत अच्छा भी समझते हैं। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है। लेकिन गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे ना जिनका पॉलिटिकल करियर अगर देखा जाए और राष्ट्रीय आंदोलन में और इस चैप्टर में उनका इतिहास देखा जाए तो बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया गांधी जी कुछ हैं जब भी आपके एनसीईआरटी के अंदर इसको पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आपको क्यों पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी के अंदर, है ना। सो दैट इज वाई गांधी जी के बारे में कुछ लोगों ने अच्छी लाइनें लिखी, जैसे यहाँ पे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या लिखते हैं, I believe that Gandhi's view
were the most elegant of all politician men of our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but they non-participating in anything you believe in evil. मतलब बहुत अच्छी बात गांधी जी कहते हैं। गांधी जी का व्यू जो है उनके टाइम पीरियड में बहुत अलग था। उन्होंने कहा उन्होंने जो वायलेंस नहीं करा, मतलब कभी भी लड़ने के लिए वायलेंस का यूज़ नहीं करा, और दूसरा वो किसी ऐसी पाप की चीज़ों में, हिंसक चीज़ों में बिलीव नहीं रखते थे जो और लोग रखते हैं। इवन उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को अमेरिका के लिंकन की तरह कंपेयर करने की कोशिश करी। तो सैल्यूट है गांधी जी को, आप सभी को। गांधी जी की पूज्य तिथि 2 अक्टूबर, जिस दिन वो पैदा हुए थे, ज़रूर मनानी चाहिए। और हमारे भारत के नेशनल लीडर भी थे वो, और नेशनल हमारे फादर तो वो है ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो दिस इज दिस चैप्टर खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर जल्दी मिलते हैं। ऐप डाउनलोड नहीं करा तो जल्दी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।